बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास सेकंड ईयर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है 3 resistors of resistance R which are combined in various ways। यानी हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। एमसीक्यू नंबर 1, रेजिस्टर्स हमें दिए हुए 3, विच आर कम्बाइंड इन वेरियस वेज, यानी इन 3 रेजिस्टर्स को हमने मुख्तलिफ वेज में कंबाइन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। ऑप्शन ए 3 टाइम्स आर ओम, ऑप्शन बी 2 आर ओवर 4 ohms, ऑप्शन सी आर बाई 3 ohms एंड ऑप्शन डी 2 आर बाई 3 ohms। नाउ स्टूडेंट्स, हम इनको मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में रख कर देखते हैं कि क्या वाकई आंसर आते हैं कि नहीं आते। फर्स्ट हम देख लेते हैं इन जो 3 रजिस्टर्स हैं इनको मैं सीरीज़ में रख के देख लेता हूँ कि सीरीज़ में अगर मैं इनको रख के देखूँ तो उस वक्त इनकी रेजिस्टेंस क्या आती है। तो अगर मैं इनको सीरीज़ में रखूँ तो सीरीज़ में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस डिफाइन होती है। 3 रेजिस्टेंस है। फर्स्ट सपोज का तो पहले रजिस्टर को R1, दूसरे रजिस्टर को R2 कह लेता हूँ और तीसरे रजिस्टर को R3 कह लेता हूँ। अब सीरीज़ में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम अप होके आ जाती है। तो यहाँ से मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन्होंने वहाँ पर देखें अपने वो कह रहे हैं 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R, ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं उनकी रेजिस्टेंस R दी हुई है। यहाँ पर मैं सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू R पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा R प्लस R। R इक्वलेंस आ जाएगा, R इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स R। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपकी बुक का पहला ऑप्शन मौजूद है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट भी साथ पुट कर लें। फर्स्ट ऑप्शन में हमने इसको सीरीज से कनेक्ट करके देखा तो इसका ऑप्शन मौजूद है, तो इसका मतलब है ये वाला नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट नहीं है। अब दूसरी कॉम्बिनेशन हम इनको पैरेलल में रख के देख लेते हैं। पैरेलल में जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस डिफाइन होती है 1 ओवर R इक्विवेलेंस विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर R1, तो R1 की जगह मैं R लिखूंगा, प्लस 1 ओवर R2 तो फिर उसकी जगह R, प्लस 1 ओवर R3 तो उसकी जगह भी R। यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सारों का एलसीएम आ जाएगा R, 1 ओवर R इक्वलेंस आ जाएगी इसके R, एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1 प्लस 1 प्लस 1, बाकी R एलसीएम लिया तो R से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय R। मैं इसको रिवर्स में करूँ ये साइड ये ऊपर चला जाएगा तो इस साइड से ये भी रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर R इक्वलेंस आ जाएगी R डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड हमने इनको जब पैरेलल में रखा तो पैरेलल में इसका आंसर R डिवाइडेड बाई 3 है। तो आप अपनी बुक के ऑप्शन में देख सकते हैं कि R डिवाइडेड बाई 3 टाइम ओम्स भी इसका आंसर मौजूद है। इसका मतलब है इस कम्बिनेशन में भी ये वाला वेरियस वे, हमने ये वाला वे यूज़ करके देखा तो ये वाली रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो सकती है। उसने कहा कौन सी नहीं हो सकती, तो वो देखते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इन ये जो 2 रेजिस्टर्स हैं, अब नेक्स्ट कम्बिनेशन यूँ बना लेता हूँ कि 2 को मैं सीरीज में रख लेता हूँ और जो एक है उसको मैं पैरेलल में रख लेता हूँ। पहले 2 के लिए सीरीज में फाइंड आउट करें तो सीरीज में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सम अप हो जाती है, तो R इक्विवेलेंस आ जाएगी R प्लस R के, तो R इक्विवेलेंस पहले 2 रेजिस्टर्स के लिए वो आ जाएगी 2 टाइम्स R। अब मैंने ये जो पहले 2 की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आई है इसको एक के साथ मैंने पैरेलल में रखना है, तो उसकी R इक्विवेलेंस कैसे डिफाइन हो जाएगी, 1 ओवर R इक्विवेलेंस विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर पहले वाली सीरीज पहले 2 2R प्लस दूसरा वाला
जो एक पैरेलल में तो वो तो एक सिंगल है 1/r। इसका ऑप्शन, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो है हमारे पास 2/3 टाइम 2/3r। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेकर इसको रिवर्स करें तो 2/3r आ रहा है। अब आप अपनी बुक के ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये 2/3r ओम्स ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है। तीनों ऑप्शन, तीनों कॉम्बिनेशन रख के देखे तो तीनों ऑप्शंस हैं। अब एक जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2r/4। इट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 2, विच इज व्हेन n रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू r आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहते हैं हम n रेजिस्टेंसेस लें, उन सारों की जो वैल्यू है वो स्मॉल r है यानी उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है वो स्मॉल r है, और वो किस तरह, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल में। देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x, उनकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो x है। व्हेन दीज n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब इन दीज ये जो n टाइम रेजिस्टेंसेस है इनका जो रिजल्टेंट आए तो उसको दोबारा हम सीरीज में कनेक्ट करें, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो चार ऑप्शंस मौजूद हैं, चलें इसको सॉल्व करके देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब सबसे पहले वो दे रहे हमें जो गिवन दे रहे, कह रहे कि हमारे पास रेजिस्टेंसेस कितनी है n, और हर एक की रेजिस्टेंस r है। ठीक है, और वो सारी की सारी पैरेलल में कनेक्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो वो होती है 1/r इक्वलेंस, जैसे आपने पिछले वाले में किया था, इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस r2 वो होगा। लेकिन यहां पर उसने कहा हुआ है कि n टाइम्स दी हुई है, तो क्या हो जाएगा n टाइम्स 1/r, ये हो जाएगा। नाउ वो कहता है कि यहाँ से आप इसकी r इक्वलेंस फाइंड आउट करें तो उसको रिजल्ट में ऊपर करें, इस साइड से ऊपर तो इस साइड से ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको r के लिए अरेंज कर लेता हूँ, स्मॉल r के लिए। स्मॉल r के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स r इक्वलेंस हो जाएगा, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ तक रिजल्ट आ गया। आगे देखें, देन वो कहते हैं जी कनेक्ट है पैरेलल, पैरेलल में हमने रखकर उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। नाउ देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x, जो इनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी x के इक्वल। तो हम यहाँ से इसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें ये इसकी रेजिस्टेंस आई है, इसको कहिए नंबर 1 के लिए। यहाँ से इसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, वो किसकी इक्वल है, x के। तो इट मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यह है, तो r डिवाइडेड बाय n वो किसकी इक्वल हो जाएगा, उसने कहा दिया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस x के इक्वल है। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करें, स्मॉल r विल बी इक्वल टू n टाइम्स x। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, व्हेन दीज n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जो ये जो n रेजिस्टेंसेस आई हैं इनको दोबारा किस में कनेक्ट कर लें, आप सीरीज में कनेक्ट कर लें। अब यहाँ से जब आप इसको दोबारा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज के लिए जैसे आपने यहाँ पर r इक्वलेंस फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पर भी r इक्वलेंस फाइंड आउट करें, क्या आ जाएगी, r इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वही r1 प्लस r2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर उसने स्मॉल r दी हुई है तो n टाइम्स स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है वो इसमें उठाकर पुट कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर लें। तो r इक्वलेंस किसकी इक्वल आ जाएगी, n टाइम्स r की जगह यहाँ से इसको उठाकर इसमें पुट करें, r की जगह स्मॉल r की जगह, तो n इंटू एक्स आ जाएगा। तो r इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n स्क्वायर x। तो आप अपनी बुक के ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज n स्क्वायर x, ये इसका करेक्ट आंसर है।
Next MCQ is MCQ number 3, which is two bulbs marked 200 watt, 250 volts and 100 watt 250 volts are joined in series to 250 volts supply. Power consumed in circuit is, कह रहे दो बल्ब हैं और उन दो बल्ब की हमें वोल्टेज दी हुई है और पावर दी हुई है। फॉर फर्स्ट बल्ब के लिए लिख लेता हूं, फर्स्ट बल्ब की जो वोल्टेज है उसे मैं V1 कह लेता हूं, वो कितनी है, और उसी तरह फर्स्ट बल्ब की पावर भी दी उसे P1 कह लेता हूं। फर्स्ट बल्ब की जो वोल्टेज V1 दी हुई है वो है जी 250 वोल्ट्स और उसकी जो पावर दी हुई है वो है 200 वाट्स। इसी तरह सेकंड बल्ब की वोल्टेज भी दी हुई है, उसे V2 का नाम दे देते हैं, वो है जी 250 वोल्ट्स और सेकंड बल्ब की पावर भी दी हुई है वो है 200 वाट्स, ओनली 100 वाट्स, 100 वाट इसकी पावर दी हुई। अब वो क्या कहते हैं, ये किस में कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। यार जरा ये पॉइंट जरा नोट करें, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, हमने क्या करना है, सर्किट में पावर डिफाइन करनी है। अब पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स, जरा आपने जब पावर के फार्मूलाज पढ़े थे तो तीन फार्मूलाज ड्राइव किए थे, एक P इज इक्वल टू IV, दूसरा फार्मूला आपने P इज इक्वल टू I स्क्वायर R ड्राइव किया था, और तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। मैं इसे यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R जो आपने सेकंड वाला फार्मूला ड्राइव किया था, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब इन दोनों की बातें मैंने वहां पे आपको बताई भी थी, नोट करवाई थी कि ये जो फर्स्ट फार्मूला है या ये उस वक्त वैलिड होगा जब आपके पास करंट कांस्टेंट हो, यानी I कांस्टेंट हो। तो I कांस्टेंट कब होता है, वो तो कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है। और दूसरा फार्मूला तब वैलिड है जब, यानी वहां पर पुट करेंगे जहां पर आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट हो। तो वोल्टेज कांस्टेंट किस केस में होती है, वो तो सीरीज वाले केस में होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस फार्मूला को सीरीज क्वेश्चन का है, ये रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज वाले केस में मैं ये फार्मूला यूज करूंगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर पावर मुझे फाइंड आउट करनी है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पर हमारे पास V है, दोनों में V है, लेकिन मुझे R नहीं दिया हुआ, तो मुझे सबसे पहले R फाइंड आउट करना है। अब इस फार्मूला को यहाँ से मैं रेस कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने साइड पे लिख लिया, उसकी जरूरत नहीं रही। ठीक है, अब R के लिए मैं इसे अरेंज करता हूं। चूंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों रेजिस्टेंस का सम होती है। R इक्विवेलेंस किसकी इक्वल आ जाएगी, R1 प्लस R2। अब यहां से मुझे पहले R1 फाइंड आउट करना है, R1 किसकी इक्वल आ जाएगा, आपके पास पावर का आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। हमने R1 फाइंड आउट करना है, तो R1 के लिए यहाँ पर V1 होना चाहिए और इधर भी P1 होना चाहिए। ठीक है, तो R1 के लिए अरेंज करें, R1 विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। वैल्यूज पुट करें, R1 विल बी इक्वल टू V1 हमें दिया हुआ है 250 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P1 भी हमें दिया हुआ है, वो हो जाएगा 200। सो R1 यहाँ से इसका स्क्वायर लें, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है R1 का 312.5 ओम्स। नाउ नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है क्या, R2। R2 का कैसे फाइंड आउट होगी, उसी तरह अब इसके लिए मैं डायरेक्ट अब लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखें R2 किसकी इक्वल हो जाएगी, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। R2 इज इक्वल टू V2 हमें दिया हुआ है वो है 250 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय P2 भी दिया हुआ है वो है 100, यहाँ पर इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो R2 विल बी इक्वल्स टू 250 स्क्वायर लें, डिवाइड करें 100 पर, ये आती है 625 ओम्स। अब हम देखें R1 भी आ गया और R2, अब इसको ये पुट करें तो क्या आ जाएगा, R इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 312.5 प्लस 625
सो आर इक्वलेंस हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी है, दैट इज 937.5। अब स्टूडेंट सारी चीज़ें हमें आ गई हैं, तो हम दोबारा इस फार्मूला पे जाते हैं जो हमने स्टार्ट में लिखा था। इस फार्मूला पे पुट करते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। तो मैं यहाँ से इसको रेस कर लेता हूँ। क्या बन जाएगा, इसको मैं उठाकर ऊपर लिख लेता हूँ, इस पी विल बी इक्वल टू वट, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आर टोटल है तो मैं यहाँ पर आर इक्वलेंस कह लेता हूँ। पी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मीन कि वोल्टेजेस तो कांस्टेंट है, वो तो दोनों में देखें आप, इधर भी 250 है इधर भी 250, तो मैं यहाँ पर 250 स्क्वायर लिख लूँगा। आर इक्वलेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो है 937.5 ओम्स। सो पी विल बी इक्वल टू 250 स्क्वायर लें, डिवाइड करें 937.5 पर, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 67 वाट्स। तो ये आपकी बुक में इसका ऑप्शन मौजूद है विच इज़ 67 वाट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन आर ओम्स इज आर ओम्स। कहते हैं एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर ओम्स है, द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, कि वायर को इसकी लेंथ के डबल स्ट्रेच किया गया है, देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओम्स इज। आपने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चलते हैं सोल्यूशन पर अपने बोर्ड की तरफ, देखें क्या कह रहे हैं। पहले गिवन जो नोट दिया हुआ है वो नोट करने कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें दी हुई है, रेजिस्टेंस वो कितनी है, वो इक्वल है आर ओम्स, आर ओम्स दी हुई है। द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, वायर को आपने क्या किया है, अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है, मैं सपोज करता हूँ उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, उसको आपने डबल स्ट्रेच किया, मैं कहता हूँ जो न्यू लेंथ है वो 2 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये वायर है, सपोज करता हूँ ये मेरे पास कोई वायर थी, उसको मैंने इस साइड स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने जो इसकी पहले ये ओरिजिनल लेंथ थी, अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँगा ओरिजिनल लेंथ के से इसकी लेंथ मैं सपोज करता हूँ ये डबल होगी, ये हो जाएगी 2 टाइम्स एल। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात नोट करने की, जैसे ही आप इस वायर को स्ट्रेच करेंगे ना, तो स्ट्रेच करने से ये वाला साइज देखें, यहाँ से ये वाला साइज भी अंदर की तरफ जाएगा ना, तो इसका मतलब है इसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो एरिया आप लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज करें तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हाफ। तो ये अक्सर बात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू इसकी 2 टाइम्स एल पुट कर लेते हैं, लेकिन वो एरिया का ख्याल नहीं रखते। तो एरिया का ख्याल रखना है यहाँ से कि जैसे ही आप लेंथ को 2 टाइम्स एल करेंगे तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो आपके पास आपने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इज आर ओम, स्मॉल आर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास, आर विल बी इक्वल टू व्हाट, रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसके कोई नंबर 1 कह लें। अब स्मॉल आर के लिए अरेंज कर लें, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू रो, जैसे आपने स्मॉल इसकी रेजिस्टेंस को लेंथ को इंक्रीज किया तो रो एल की जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एल, और मैंने कहा था कि यहाँ से इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा, ए बाई 2। ठीक है। तो यहाँ से इसका एरिया क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, सॉरी यहाँ से ये 2 थर्ड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। मैं अब इसको रेस कर लेता हूँ। तो इसका R विल बी इक्वल टू व्हाट, रो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर उससे, और बाकी क्या रहा, L डिवाइडेड बाई ए। क्या जाएगा, R विल बी इक्वल टू रो 2 को 2 2 4, 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ, आगे क्या जाएगा, रो L डिवाइडेड बाई ए। ठीक। तो रो R विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स रो L डिवाइडेड बाई ए किसकी इक्वल है, वो तो कैपिटल आर की इक्वल है, यहाँ पर उसको जाए जहाँ से स्मॉल आर ही लिख ले, उसने कितनी कितनी किसमें दी हुई, आर टाइम्स ओम में दी हुई। तो आर किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स स्मॉल आर के। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज एमसीक्यू नंबर 5 विच इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड। कहते हैं कि एक वायर में से एक सेकंड में 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, द करंट डिवेलप्ड इज, तो वहाँ पर करंट कितना होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं यानी n टाइम्स इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n मैंने वो दिया हुआ है
वो कितने 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है t विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करके देना है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा होता एज क्यू किसके इक्वल होता है, सॉरी आई विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू डिवाइडेड बाय टी। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। सो आई विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब जो क्यू अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट एन टाइम्स ई होता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, डिवाइडेड बाई टी। सारी वैल्यूज हैं, हम पुट कर लेते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू व्हाट एन, वो दे दे 10⁻⁶ इंटू ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय व्हाट इज टाइम, वो तो 1 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, मैं वो इसको लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻⁻19। अब बेसिस सेम, पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो आई विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6 माइनस 13 और करंट एम्पियर्स में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स r/2, कहते हैं वायर को जिसको स्ट्रेच करें और उसका रेडियस हाफ हो जाए, r/2 हो जाए, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट आता है। नाउ जाते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस उसने कहा है कि वो r है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस, उसे मैं R1 कह लेता हूँ, वो इक्वल है, उसने कहा इसकी सारी रेजिस्टेंस R ही, वो R के इक्वल है। जैसे ही आप इस वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से वो कहते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो इसका रेडियस है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसका जो इनिशियल रेडियस है उसे मैं कह लेता हूँ R1, वो R के इक्वल है, और जो फाइनल रेडियस है आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद जो रेडियस बन जाएगा वो हाफ हो जाता है, वो कहते हैं मैं उसे R2 कह लेता हूँ, वो इक्वल हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 2, यानी इनिशियल के हाफ हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से इसका रेडियस जो लेंथ है वो बड़ी हो जाए, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस वायर को मैं स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एज अ होल तो वायर तो वही रहेगी, तो इसका मतलब है वॉल्यूम वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है बिफोर स्ट्रेचिंग वो इक्वल होगा जो इसका फाइनल वॉल्यूम है, यानी वो जो आफ्टर स्ट्रेचिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसे डिफाइन होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विद एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई विद एरिया। इनिशियल वॉल्यूम को, लेंथ को मैं L1 कह लेता हूँ, एरिया को A1, आफ्टर लेंथ मल्टीप्लाई विद फिर एरिया, और उसको L2 कह लेता हूँ और एरिया को A2। तो यहाँ से मैं L1 डिवाइडेड बाई L2, लेंथ को एक साइड लिख लेता हूँ और एरियाज को दूसरी साइड, A2 डिवाइडेड बाई A1 क्यों लिख लेता हूँ। नाउ एरिया ऑफ वायर वो होता है, इसको मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, एरिया ऑफ वायर होता है वो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट करें, L1 विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2, और इस साइड भी डिवाइडेड बाई पाई R, और एरिया 1 के लिए तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो पुट करें, L1 डिवाइडेड बाई L2 विल बी इक्वल टू, पाई कैंसिल हुआ पाई से, R2 की वैल्यू देखें R/2 है, मैं यहाँ पर R डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर पुट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू क्या है, R है, उसे मैं R स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप L1 बाई L2 लें इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो L1 डिवाइडेड बाई L2 किसकी इक्वल आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो आर स्क्र डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई विद 1/r², इससे कैंसिल हुआ तो L1/L2 की रेशो ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें उसने क्या पूछा हुआ हमसे, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। अब मैं यहाँ से इसको रेस कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट आंसर आया था L1 डिवाइडेड बाई L2 का आंसर आया था 1/4। अब उसने रेजिस्टेंस पूछी हुई तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है R विल बी इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A। सबसे पहले हमें R1 और R2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी R1 के लिए इसको अरेंज कर लेता हूँ। R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल्स टू रो L1 डिवाइडेड बाई A1। ठीक, और उसकी रेशो ले लेता हूँ R2 के साथ, तो क्या आ जाएगी रो L2 डिवाइडेड बाई A2। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें बच गई उनको लिख लेते हैं। R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई A1, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई A2। मल्टीप्लाई में चेंज करें क्या बन जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई विद L2, सॉरी ये रिवर्स में हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाई L2, ये आ जाएगा। सो R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल्स टू, तो लेंथ है मैं इनको एक जगह पर लिख लेता हूँ, L1 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाई विद A2 डिवाइडेड बाई A1। सो R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल्स टू, L1 डिवाइडेड बाई L2 की वैल्यू आई हुई है वो है 1/4, और जो A2 डिवाइडेड बाई A1 था पीछे आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर, वो L1/L2 के इक्वल था। L1/L2 का आंसर तो हमारे पास आया, ये देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये इक्वल था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A2 डिवाइडेड बाई A1 वो इक्वल था L1/L2 के। ठीक है, यहाँ पर L1/L2 की वैल्यू आई हुई तो उसको पुट करें तो ये वो भी तो 1/4 ही है, मीन R1 डिवाइडेड बाई R2 किसकी इक्वल हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो अब हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी वो R2 फाइंड आउट करनी थी, तो R2 के लिए अरेंज करें। ठीक है, यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ, तो ये मैं इसको रद्द कर लेता हूँ, R2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल हो जाएगा 16 के। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है R2 आफ्टर रेजिस्टेंस ना, बाद वाली रेजिस्टेंस टचिंग के बाद, तो वो तो R2 थी, वो हो जाएगी 16 टाइम्स R1 के। तो ओरिजिनल दोबारा उसी फॉर्म में लिखें, R2 विल बी इक्वल्स टू 16 टाइम, उसने कहा है हर एक की रेजिस्टेंस R है तो 16 टाइम R हो जाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, सॉरी MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms। कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी जब आपके पास करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर्स और रेजिस्टेंस दी हुई है 8 ohms। तो आपने उस वक्त उसकी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। I विल बी इक्वल्स टू, करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर्स, रेजिस्टेंस दी हुई है हमें, R विल बी इक्वल्स टू 8 ohms। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज, तो V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, V विल बी इक्वल्स टू I की वैल्यू पुट करें 2 एम्पेयर्स मल्टीप्लाई विद 8 ohms, तो क्या आ जाएगा V विल बी इक्वल्स टू 16 टाइम्स एम्पेयर इनटू ohms। आप अपनी बुक में देख सकते हैं वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी देखें 4 ऑप्शंस दिए और पहले 2 में उसने आंसर सेम दिया हुआ है लेकिन उसने यूनिट्स डिफरेंट किए, तो आपने यूनिट देखें यहाँ पर
एम्पेयर इंटू ओम्स आ रहा है, तो पहले वाले में एम्पेयर ओम इनवर्स है, दूसरे वाले में ओम एम्पेयर इनवर्स है, और तीसरे वाले में देखें ऑप्शन सी में, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कहते हैं एक वायर है जिसके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, लेंथ एल दी हुई और रेजिस्टेंस आर है, और उसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। यानी ये एक वायर है और इसका एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी, ये सारा यूनिफॉर्म है, और इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में कट करना है। नाउ आगे क्या कह रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी, हर पार्ट की जो है वो रेजिस्टिविटी क्या होगी। एक वायर है, इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अब जब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो हर एक पार्ट की आपने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है आर विल बी इक्वल टू व्हाट, रो एल डिवाइडेड बाई ए, जिसमें आर रेजिस्टेंस है, रो उसकी रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए एरिया। तो मैंने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो रेजिस्टिविटी के लिए मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। रो विल बी इक्वल टू व्हाट, आर ए डिवाइडेड बाई एल, इसको कोई नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, अब वायर को वो कहता है दो इक्वल पार्ट्स में कट किए, तो हर एक की जो रेजिस्टिविटी आएगी वो फाइंड आउट करनी पहले, यानी पहले इसकी जो फर्स्ट वाली रेजिस्टिविटी है वो इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, और फिर दूसरे की, और फिर देखना है कि क्या रेजिस्टिविटी दोनों की सेम ओरिजिनल वायर के इक्वल आती है कि नहीं आती। तो ओरिजिनल वायर की रेजिस्टिविटी है, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। नाउ जो जब वायर को कट किया, मैं लिख देता हूँ, विच इज वायर इज कट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में उसको कट किया, तो दो पार्ट्स में जब कट किया तो उस वक्त उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो उसको मैं रो प्राइम कह लेता हूँ, जो न्यू रेजिस्टिविटी है। तो अब जैसे ही आप वायर को कट करेंगे तो अब उस वक्त उसका जो मैं उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे मैं आर प्राइम लिख लेता हूँ, एरिया डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब इस केस में देखें, जब आप वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखें, रो प्राइम विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एरिया जो है वो कहते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय जो लेंथ है उसमें चेंज आ जाएगा, यानी आप इस वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। ठीक है, आपने वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया तो उस वक्त उसकी लेंथ भी जो है, देखें भाई ओरिजिनल लेंथ एल है, तो अब ये हो जाएगी एल बाई 2 और इसकी भी एल बाई 2 हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पर लेंथ भी क्या हो जाएगी, एल डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, आर बाई 2 और आर बाई 2। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से इसको, ये देखें, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लें तो देखें कैंसिल हो जाएगा, आर 2 इंटू ए, आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई 2। रो प्राइम विल बी इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाई एल, 2 से कैंसिल, तो रो प्राइम विल बी इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। सुन ज़रा कोई नंबर 1 को देखें तो कोई ये नंबर 1 वही नहीं है जो ये वाला आंसर आ रहा है, इसका मतलब है रो प्राइम विल बी इक्वल टू रो ए, रो, ठीक है, रो प्राइम किसकी इक्वल हो जाएगी, वो रो के ही इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर देखें जो कट करने के बाद भी उसकी रेजिस्टिविटी वही रह रही है जो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी थी, तो इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन है, देखें पहला ऑप्शन दी हो डबल, दूसरा हाफ, थर्ड ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, सेम ही रह रही है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स इज रो 1 एंड रो 2 व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। कि तो दो वायर्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है रो 1 और रो 2, और उनको सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, their dimensions are same, उनके डायमेंशन सेम है, then the equivalent resistivity of then the equal resistivity of the combination will be। तो इनकी equivalent resistivity की combination का रिजल्ट क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, MCQ नंबर 9। रेजिस्टिविटी दी हुई है, पहले की रेजिस्टिविटी को हम रो 1 कह लेते हैं और दूसरी वायर की रेजिस्टिविटी को हम रो 2 कह लेते हैं, और वो कहता है ये किस में कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब उसके लिए उसने कहा है कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। पहले वाले की रेजिस्टिविटी के लिए मैं R1 कह लेता हूँ क्योंकि रो 1 का है, तो यहाँ पर भी रो 1 हो जाएगी, और
एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इसी तरह दूसरी वाली के लिए R2 हो जाएगी, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, रो टू एल डिवाइडेड बाई ए। वो क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्वल्स फाइंड आउट कर लें। आर इक्वल्स इन केस ऑफ सीरीज वो इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की वैल्यू फाइंड डालें, क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाई ए प्लस दूसरी सॉरी यहाँ पर आर इक्वलेंस में रेजिस्टेंस दोनों की क्या होगी, वो आर ही होगी। तो यहाँ पर रो एल डिवाइडेड बाई ए प्लस रो एल डिवाइडेड बाई ए। ये जो मैंने ऊपर फाइंड आउट की है ये उस रेजिस्टिविटी के लिहाज से, पहले हम इसकी इक्वलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो वो आर इक्वलेंस हो जाएगी जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वो आर प्लस आर ही। ठीक है, तो यहाँ से इसको फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगी आर इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ इसको कोई नंबर 1 कह लें। सो नाउ अब आर इक्वलेंस दोबारा फार्मूला पुट करें इनके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए, तो वो हो जाएगी R1 प्लस R2। सो आर इक्वलेंस विल बी इक्वल्स टू, आर इक्वलेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, इसी वजह से मैंने पहले फाइंड आउट किया कि आर इक्वलेंस वो टोटल रेजिस्टेंस होगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो आर इक्वलेंस की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स रो एल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू आप पुट करें, रो 1 इंटू एल डिवाइडेड बाई ए प्लस R2 की रो 2 एल डिवाइडेड बाई ए। सो यहाँ से अरेंज कर लें, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, देखें रो 2 टाइम्स एल डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एल डिवाइडेड बाई ए क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल, क्या बचा 2 टाइम्स रो विल बी इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रो इक्वलेंस रो फाइंड आउट करनी है, तो वो आ जाएगी रो 1 प्लस रो 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट MCQ is MCQ number 10, which is the powers of two electric bulbs are 100 watt and 200 watt, which are connected to power supply of 220 volt. The ratio of resistance of their filament will be, कितने दो बल्ब्स हैं, चलिए गिवन नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले बल्ब की देखें, पावर ऑफ टू बल्ब, दो बल्ब्स हैं और पहले बल्ब की पावर दी हुई है P1, उसे मैं कह लेता हूँ 100 वाट्स दी हुई है। ठीक है, और दूसरे बल्ब की पावर भी दी हुई है, उसे मैं कह लेता हूँ P2, वो दी हुई है हमें 200 वाट्स। ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई, जो किसी भी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है और उसकी वोल्टेज दी हुई है वो 220 वोल्ट्स दी हुई है। ठीक है, आगे वो पूछ रहे द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट विल बी, कि रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखें ये दोबारा फिर, अब इसमें उसने नहीं दिया हुआ कि सीरीज में है या पैरेलल में, लेकिन हमें एक चीज़ पता लग गई है कि वोल्टेज उसने सेम दी, जहाँ पर वोल्टेज सेम दिया तो वहाँ पर पावर का क्या फार्मूला होता है, P विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ से फिर P1 के लिए फाइंड आउट करना है, P1 विल बी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर, V1 तो नहीं सॉरी, P तो कांस्टेंट है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप R1 फाइंड आउट कर लें, तो R1 विल बी इक्वल टू, R1 के लिए अरेंज करें V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1, R1 की वैल्यू पुट करें, R1 के लिए वैल्यूज पुट करें तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर V दिया हुआ है 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 भी दिया हुआ है वो है 100। यहाँ से R1 को सॉल्व करें तो R1 आ जाएगी 484 ओम्स। अब इसी तरह R2 के लिए फाइंड आउट करें तो R2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यहाँ से R2 किसकी इक्वल हो जाएगी, लाइन लगा लेते हैं, R2 विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 आ जाएगी। इसी फार्मूला से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऊपर से करके अगर आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, वहाँ पर 2 वैल्यूज पुट करते जाएंगे, R2 विल बी इक्वल्स टू 220 स्क्वायर हो जाएगा
डिवाइडेड बाई P2 इज 200। ठीक है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो कितनी आ रही है जी, वो आ रही है 242 ओम्स। ठीक है, अब वो क्या करे, इनकी रेशो फाइंड आउट करने, इसके कोई ये जो ऊपर आर आई है, इसको कोई नंबर 1 कह लें, इसको कोई नंबर 2 कह लें। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख लें, डिवाइडिंग उसने कहा रेशो फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन नंबर 1/2, कोई नंबर 1 को 2 पे डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल्स टू 484 डिवाइडेड बाई 242। तो यहाँ से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक, तो मैं इनको रेशो के फॉर्म में लिखूँ तो R1 रेशो R2 विल बी इक्वल्स टू 2 रेशो 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, थर्मोकपल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। थर्मोकपल दो डिफरेंट मेटल्स के अरेंजमेंट है, तो नीचे लिखा हुआ है टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका पर्पस पूछा हुआ है टू प्रोड्यूस मोर हीट, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब थर्मोकपल्स हमने पढ़ा था, थर्मोकपल्स में यूं दो डिसिमिलर वायर्स होती हैं, और इस वायर को आप हाई टेम्परेचर पर रख रहे थे, इस वायर को, इस जंक्शन को हाई पर, इस जंक्शन को लो पर रख रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था, टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता था, और टेम्परेचर के डिफरेंस से यहाँ पर आपने कनेक्ट किया था गैल्वानोमीटर, वो गैल्वानोमीटर डिटेक्शन शो कर रहा था, जहाँ से हमें पता लगा था कि यहाँ से जो आपने टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट किया ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंस मीन यहाँ से आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से यहाँ पर करंट की डिटेक्शन हुई, तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हीट एनर्जी को, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज MCQ number 12, in order to achieve high accuracy the slide wire of a potentiometer should be, कि हाई एक्यूरेसी आपने अचीव करनी हो तो पोटेंशियोमीटर की जो स्लाइड वायर है वो क्या होनी चाहिए। कहते हैं आपने हाई एक्यूरेसी अचीव करनी है तो स्लाइड वायर जो पोटेंशियोमीटर की होगी तो वो कैसी होनी चाहिए, यानी वो लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। देखें, स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, न्यू पोटेंशियोमीटर था, और उस पर यहाँ से इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक एक वायर कनेक्टेड होती है। अब आप इस वायर की लेंथ को कम या ज़्यादा करके आप रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है, तो अब वो कहते हैं ये जो सेंटर पर ये जो वायर आपने कनेक्ट की हुई है, ये वाली वायर, ये वायर कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखें इस वायर को आप जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो वायर उतनी अच्छी एक्यूरेसी देगी, यानी उतने ही उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होंगे, यानी वहाँ पर उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ वहाँ से आप इस वायर की जो लेंथ है उसको जितना ज़्यादा करेंगे तो इतनी ही ज़्यादा करेक्ट मेजरमेंट के चांसेस हैं। तो वहाँ पर आप उसकी एक्यूरेसी लेने के लिए क्या करेंगे, वायर को एज लॉन्ग एज पॉसिबल, उसको उतना ही ज़्यादा लॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 13, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर को जब आप वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं ऑफ एन अननोन सोर्स, कोई भी अननोन सोर्स है उसकी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ऑफ अननोन सोर्स इन नल कंडीशन है। हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, दो EMF को कंपेयर कर सकते हैं, सिंगल EMF फाइंड आउट कर सकते हैं, दो पोटेंशियल के दरमियान कितना वोल्टेज आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर की जो यूज़ होता है या अननोन वो वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप द पावर कंज्यूम इन द सर्किट ऑफ अननोन सोर्सेज इन नल कंडीशन इज, वहाँ पर पावर क्या होगी जब आप कंडीशन कौन सी लगाएंगे, पावर क्या होगी, और कंडीशन उसने दी हुई कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, नल कंडीशन होनी चाहिए।
ठीक है। अब स्टूडेंट जब हम इसमें नल कंडीशन अचीव करेंगे तो नल कंडीशन में जब इसके टर्मिनल्स के अलाउंग गैल्वानोमीटर लगा होगा तो गैल्वानोमीटर वहाँ पर नल कंडीशन में कोई डिटेक्शन नहीं शो करता, यानी वो उसकी जो नीडल है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाती है, क्योंकि नल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें आप दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल्स को सेम रख रहे थे। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल को जब सेम रखेंगे तो वहाँ से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो इस मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होता, P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई विद आई, तो P विल बी इक्वल टू वट, V मल्टीप्लाई विद आई क्या हो जाएगा, नल कंडीशन में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पावर विल बी इक्वल टू वट, जीरो। इसी वजह से वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विच इज आइडियली जीरो। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में ब्रिज को बेलेस कहा जाता है। ठीक है, या उसका दूसरा नाम ब्रिजेस इन नल कंडीशन। ठीक है, विच व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज, तो उस वक्त गैल्वानोमीटर में करंट क्या फ्लो करे। तो अब आपने यूं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंज किया था। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पर आपने ये गैल्वानोमीटर अटैच किया था और ये 3 रेजिस्टर्स थे। ठीक है, अब इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को मैं ए और बी का नाम देता हूँ। ये ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल था वो आपने सेम कर लिया था। जब पोटेंशियल सेम कर लिए थे तो अब आप कहते थे कि दिस गैल्वानोमीटर इज नाउ इन नल कंडीशन की, ये नल कंडीशन में या बैलेंस कंडीशन जो एमसीक्यू पे पूछ रहा है, ये बैलेंसिंग कंडीशन में। तो उस वक्त गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो इट मीन्स यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर्स हो जाएगा, 0 एम्पियर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।